हमने सबसे पहले बेटा जी के ए पढ़ा है। के ए को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ा। फिर हमने बेसिस के लिए के बी पढ़ा। उसको मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज कराने की कोशिश की बिकॉज बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि ए का था। हाँ, ए की जगह बी आ गया, एच की जगह मतलब एसिड की जगह बेस आ गया, एच पॉजिटिव की जगह ओ एच नेगेटिव आ गया। उसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारा चलता रहा। करते करते पीएच स्केल की बजाय हमारे पास अल्टीमेटली पीओएच वाला स्केल आ गया। पीएच के स्केल पर अगर वैल्यू 0 हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पीओएच के स्केल पर अगर वैल्यू 0 हो तो स्ट्रॉन्ग बेस होती है। पीएच के स्केल पर वैल्यू 0 से 7 की तरफ ज्यादा हो रही हो तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। और पीओएच के स्केल पर वैल्यू 0 से ज्यादा हो रही हो 7 तक तो बेस की स्ट्रेंथ कम हो रही होती है। पीएच वाले स्केल पर भी 7 तक पहुंच जाए तो कुछ न्यूट्रल आ जाता है, और पीओएच वाले स्केल पर भी आप क्या कहते हैं 7 पे पहुंच जाए तो कुछ न्यूट्रल आ जाता है। लेकिन जो असल बात है, अगर आपको ओ लेवल का कुछ याद हो तो आपको याद होगा कि पीएच का स्केल 0 से 7 तक नहीं होता। पीएच का स्केल 0 से 14 तक होता है। बिल्कुल वैसे ही पीओएच का स्केल भी 0 से 7 तक नहीं होता, ये भी 0 से 14 तक होता है। अब ये 0 से 7 तक है या 0 से 14 तक है वो तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा। मतलब 7 से आगे तो हमने ना पीएच की वैल्यूज पढ़ी हैं और ना हमने 7 से आगे पीओएच की वैल्यूज पढ़ी हैं। पीओएच तो वैसे भी मैंने नहीं पढ़ाना था, लेकिन पीएच की वैल्यूज हमने 7 से आगे क्यों नहीं पढ़ी? बिकॉज हमने जो वीक एसिड्स का टेबल बनाया था उस टेबल में अगर आप के ए को देखें, के ए की वैल्यूज को देखें तो उसकी के ए की मैंने आखिरी वैल्यू क्या रखी हुई थी? वाटर के लिए 10 पावर -14, वो मेरी आखिरी वैल्यू थी। क्या था जनाब साहब? दैट वाज बिल्कुल आखिरी वाली वैल्यू। अब उसके बाद अगर मैं लिखता तो वो तो वीक एसिड्स ना होते तो होने ही बेसिस थे, लेकिन मैं उन बेसिस का फिर के ए क्यों निकालता? मैंने क्या कह दिया, मैं तो बेसिस का के भी निकालूंगा। मतलब हमारा एसिड्स वाला टेबल था वो वाटर पे जाके क्यों खत्म हो गया? उसके बाद अगर 10 की पावर -14 से भी वैल्यू ने कम हो जाना था तो आपको मालूम है वाटर न्यूट्रल है, उससे कम होता तो मैं तो फिर बेसिस आ जाती। लेकिन एक बात याद रखिए, बेस का भी के ए का कॉन्सेप्ट होता है। बेस का भी क्या होता है? के ए का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन हाँ, उसके के ए की वैल्यू कितनी होती होगी? 10 की पावर -14 से भी क्या होती होगी? कम। आपको टेबल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स का के ए 10 की पावर पता नहीं +3 या 10 की पावर 1 या 1 से बड़ा था, और वीक एसिड्स का के ए 1 से छोटा होता गया। कितना छोटा किया आपने? अगर आप उस टेबल को देखें तो किधर है भाई? यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। मुझे याद है उसकी वैल्यूज कि किसी के लिए 10 की पावर -5, फिर -6, फिर -7, -8, -9, -10, -12, -13 किस तक गए थे हम? 10 की पावर -14 तक गए। दैट वाज फॉर वाटर। तो हमने कहा जी वाटर को तस्वर करो एज द वीकेस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है, जिसका पीएच हमने कितना निकाला अल्टीमेटली? मतलब Ka was 10 power -14, pKa was 14, but pH was क्या? pH was 7। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? नहीं। तो हमने बात वहां पे रोक दी। तो हमने कहा जी अगर अब दो कॉन्सेप्ट थे ना हमारे पास, दोबारा सुन लीजिए। एक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता था कि सर जी क्या करें, आप ना उस टेबल को वाटर के नीचे लिख दें अमोनिया, अमोनिया के नीचे लिख दें सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिख दें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उस तरह से एक बेस वाला टेबल बना लें और निकालें उसका के ए ही निकालें। क्या निकालें? मैंने कहा नहीं जनाब, मैं के ए नहीं निकालूंगा। मुझे उनका क्या निकालना पड़ा? फिर के बी की जब बारी आई तो मैं तो पूरा टेबल बना के देना चाहता था, लेकिन स्पेसिफिकेशन ने क्या कहा? उन्होंने कहा यार के बी से भी नहीं चाहिए, उसमें ना फंसना ज्यादा। तो मैंने कहा ओके जी, फिर मुझे भी नहीं चाहिए, मैं पढ़ाऊंगा सही, लेकिन बस उतना पढ़ाऊंगा कि एक रेफरेंस दिमाग में डेवलप हो जाए कि के बी कोई चीज होती है, ठीक है। बाकी मैं उसका टेबल शेबल मैंने नहीं दिया, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं गया, लेकिन हाँ एक काम मैंने जरूर किया। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीओएच कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा वो निकाल लिया। और वीक बेस का स्ट्रॉन्ग बेस का पीओएच कैसे निकालते हैं और वीक बेस का पीओएच कैसे निकालते हैं वो मैंने जरूर दोनों निकाल दिए। और उन दोनों को निकाल कर अल्टीमेटली मेरे पास उसी तरह का एक स्केल आ गया। जैसा पीएच का स्केल था बिल्कुल वैसा ही मेरे पास एक पीओएच वाला स्केल आ गया। जब वो पीओएच वाला स्केल आ गया वो भी 0 से 7, पीएच वाला स्केल भी 0 से 7। अब यहां से आगे करें तो क्या करें? हमारा सिलेबस वाला क्या कहता है? कहता है भाई के बी में तो तुमने गलत किया है फंस कर। क्या करते तुम? के डब्ल्यू ही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते भाई?
जब आपका एसिड्स वाला टॉपिक खत्म हुआ था, एसिड्स वाला जो टेबल खत्म हुआ था, वो टेबल कहाँ खत्म हुआ है? वाटर पे खत्म हुआ है ना। तो वाटर की ही असल में साइंस समझानी है, ठीक है। या के का टेबल वाटर पे खत्म करके वाटर समझा देते, या के बी का टेबल भी मैंने वैसे वाटर पे खत्म किया है, के बी ऑफ वाटर भी निकाला था आपने, वो कितना निकाला है? वो भी तो 7 ही निकाला है। तो बुनियादी चीज है, वाटर को थोड़ा सा समझ लेते हैं यार, कि उधर से पीएच भी 7 आ रहा है, इधर से पीओएच भी 7 आ रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक हमें थोड़ा सा इसको एड्रेस करना चाहिए वाटर को, और वाटर को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट डिजाइन किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है KW। आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे जी? वी विल स्टार्ट विद क्या? विद दिस KW का कॉन्सेप्ट। एक काम कीजिए, हेडिंग दीजिए जनाब साहब, किस चीज के लिए? KW की हेडिंग दे दीजिए। के वाज क्या? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। के बी वाज क्या? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। एंड यू नो व्हाट इज दिस KW? वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या जनाब साहब? लिखिए जनाब साहब इसके लिए KW का नाम क्या लिखेंगे? इट इज दिस वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट। water dissociation constant. What is this KW? It is water dissociation constant. और water dissociation constant में जैसे मैंने acid dissociation constant के लिए पहले acid समझाया क्या होता है, फिर dissociation समझाया क्या होता है, फिर constant समझाया क्या होता है, यहाँ पे भी मैं हल्का फुल्का यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि water क्या होता है, फिर उसकी dissociation क्या होती है, फिर उसका कांस्टेंट क्या होता है। इस बात को जरा देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज बताइए, व्हाट इज दिस वाटर? सर जी, वाटर का सबसे पहला काम तो है कि हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है जनाब इसका फार्मूला? इट्स H2O। ओके, H2O के बाद इस H2O का हमें कोई नेचर शेचर पता होना चाहिए, इसकी कोई बॉन्डिंग शॉन्डिंग पता होनी चाहिए। इसके अंदर मैं देखता हूँ कि क्या इसका बॉन्डिंग है क्या नहीं है। प्लीज टेल मी, ये वाटर के बारे में AS में क्या पढ़ा है कि क्या किस किस्म की चीज है यार? ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है? पहली तो बात है कोवलेंट कंपाउंड है। अब ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है कि नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है? इट्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर किस बुनियाद पर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बुनियाद पर है। किस चीज के दरमियान? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जो कि क्या नहीं होता। शेप अगर सिमेट्रिकल होती तो कैंसिल हो जाता, लेकिन शेप भी क्या है? शेप भी सिमेट्रिकल नहीं है। शेप कैसी है? शेप इज लाइक बेंड शेप है। वो कितना एंगल है बीच में जी? एक H इधर है, एक लोन पेयर इधर है और एक लोन पेयर, दो इसमें बॉन्ड पेयर और दो इसमें लोन पेयर है। इसमें जो O है, O के ऊपर चार्ज क्या है? O पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव है, और H पे चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। इसके ऊपर भी चार्ज क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है। एंगल से एंगल वैसे कितना था? 4 के 4 बॉन्ड रीजन हो तो 109.5 डिग्री होता है। एक आधा लोन हो, 3 बॉन्ड रीजन हो तो 107 डिग्री होता है, और अगर 2 बॉन्ड्स हो और 2 लोन्स हो तो 104.5 होता है। क्या होता है जी? 104.5 डिग्री इसका एंगल है। और अगर ये बिल्कुल लीनियर होता, अगर ये क्या होता? अगर ये बिल्कुल लीनियर होता बच्चों, तो क्या होता? याद रखिए, इसका लीनियर होना क्या कर देता? इधर वाला बॉन्ड और इधर वाले बॉन्ड की पोलैरिटी को कैंसिल कर लेता और नेट नॉन पोलर निकाल लेता। लेकिन अभी ये पोलर ही है। बहरहाल अगर मैं इसकी थोड़ी मजीद बात बताऊं, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग तो समझा दी। इसके अंदर जो वो क्या बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कौन सी वाली है? क्योंकि पोलर है तो पीडीपीडी है, लेकिन वो पीडीपीडी का बहुत द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसकी आईएमएफ को इनिशियली तो आप पीडीपीडी बोलेंगे, फिर क्या है? फिर एक्चुअली आप उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे जनाब साहब? इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एक्चुअली परमानेंट डायपोल फोर्स, बट दैट इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होता है? क्या होना चाहिए? FON अगर बॉन्डेड है विद क्या? विद हाइड्रोजन,
तो उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि उसका पीडी बहुत स्ट्रांग होता है, और इतने स्ट्रांग पीडी को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है जी। इस वजह से सिचुएशन क्या है कि जनाब साहब, हाँ अगर आप इसका एमआर शमआर निकालेंगे वो तो बेशक कम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इसकी स्टेट क्या है, इसलिए इसकी स्टेट जो है वो लिक्विड है। वैसे सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, क्या ये सिंपल मॉलिक्यूलर है, लेकिन स्टेट इसकी क्या है, स्टेट इसकी लिक्विड है। तो आप दो बातें लिख दीजिए, है तो ये सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ऐसे मुझे सिंपल मॉलिक्यूलर किधर लिखना चाहिए, जहां कोवलेंट कंपाउंड लिखा ना वहां लिखूंगा, क्या लिखूं जी, सिंपल मॉलिक्यूलर। लेकिन यहां क्या लिखूं, यहां मैं चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जिक्र कर चुका हूं, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो तो क्या स्टेट होगी, लिक्विड स्टेट होगी जी। क्या स्टेट होगी भाई, इट इज इन द लिक्विड स्टेट। ओके, ये तो वाटर का एक बुनियादी खदोखाल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है कि इसका फार्मूला क्या है, इसका डॉल्टन क्रॉस नहीं, वो लिव्स फार्मूला क्या है। लिव्स फार्मूला हर चीज एक्सप्लेन कर देता है, बॉन्ड एंगल भी दिखा दिया है, लोन पे भी दिखा दिए हैं, बॉन्ड पे भी दिखा दिए हैं, शेप भी दिखा दी है, पोलैरिटी भी दिखा दी है, सब कुछ इतने आ गया। ठीक है। अब अगर रह गया तो क्या रह गया कि जनाब साहब ये इसका सीन क्या, ये एक्ट किस तरह से होता है। नहीं, मुझे इसकी कौन सी नेचर समझानी है, अब वो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी नेचर समझानी है। मैं इसकी एसिडिक, बेसिक और सॉल्टिश नेचर में भी नहीं जाना चाहता। आपको एक बात मालूम है, काफी दिनों से हम ये डिजोल्विंग पढ़ रहे हैं। ये डिजोल्विंग क्या पढ़ रहे हैं भाई, किस में डिजोल्व कर रहे हैं सबको, पानी में डिजोल्व कर रहे हैं सर। सबको किस में डिजोल्व कर रहे हैं, जब सबको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये सर जी, ये तो हम क्या बोलते हैं, वाटर को इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट। ये कैसे इस्तेमाल होता है, इट एक्ट्स एज अ, इसको अक्सर यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब काफी सारी चीजें ऐसी हैं, आयनिक कंपाउंड्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, कोवलेंट में से भी पोलर वालों को डिसॉल्व कर लेता है, जो इवन नॉन पोलर ना समटाइम उनको भी अपने मॉलिक्यूल्स में कहीं ना कहीं फिट कर ही देता है। लेकिन हाँ, अब किस किस को डिसॉल्व करता है, किस किस को नहीं करता, वही तो कहानी चल रही है कब से कि A2 में चल क्या रहा है। एनर्जेटिक्स में भी काफी हद तक हमने डिसॉल्विंग को समझा था, वो सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स और सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट्स का एक पता नहीं लैटिस एनर्जी पे लेना देना है या हाइड्रेशन एनर्जी पे लेना देना है, या था उसका एक पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे चल रहा था। बहरहाल आई बिलीव कि मुझे यहाँ अगली बात क्या लिखनी चाहिए कि वाटर क्या चीज है, वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो लिखें जनाब साहब, लिक्विड स्टेट के बाद लिखिए जी, इट एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट, एक्ट्स एज अ solvent for many different compounds, for many different substances. It acts as a solvent for many different substances. It acts as a solvent for many different substances. हाँ, कॉलम्स में, मैं तो आपको मालूम है कॉलम्स में चल रहा हूँ। तो वाटर के बारे में एक बुनियादी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये दे दी है। अब सिचुएशन ये है कि वाटर के साथ जो मैंने लिखना था वो तो मैं लिख चुका। अब एक लफ्ज है डिसोसिएशन। क्या जनाब साहब, डिसोसिएशन का मतलब आपको मालूम है, क्या मतलब है, आयनाइजेशन, या कौन सी आयनाइजेशन, स्प्लिटिंग अप ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, अच्छा नॉट नेसेसरली एन आयनिक कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड इनटू व्हाट, इनटू इट्स आयंस, व्हेन व्हाट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। मतलब ये तो डिसोसिएशन तो काफी हद तक लेना देना के साथ है, वाटर के साथ ही है। तो चलो देखते हैं जिसका क्या मतलब है क्या नहीं है। लेकिन ये द स्प्लिटिंग of any substance into its ions, it means the splitting up of any substance into its ions when dissolved in water. अच्छा, अब से पहले तक तो मैं एसिड को पानी में डिसॉल्व करता आया, तो मैंने कहा जो हो गया वो स्ट्रांग है, जो ना हुआ वो वीक है। फिर मैंने बेस को पानी में डिसॉल्व किया, मैंने जो डिसॉल्व हो गया वो स्ट्रांग है, जो डिसॉल्व ना हुआ वो वीक है। अब किसकी बारी है भाई, अब है बारी पानी की, कि पानी को ही पानी में डिसॉल्व करना है। और जब पानी को ही पानी में डिसॉल्व करना है तो पानी के बारे में मेरा ख्याल ये है
कि पानी के अंदर जब तक किसी आयनिक कंपाउंड को ना डालो ना, तब तक पानी आयोनाइज नहीं करता, या अगर पानी ने आयोनाइज करना भी है तो आई बिलीव ओनली अ वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स वो पानी के अंदर डिसोसिएट होते हैं। किसके? पानी के। पानी के अंदर पानी के बहुत कम मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? डिसोसिएट होते हैं। पानी कैसा रहता है? सिंपल मॉलिक्यूलर कोवलेंट सब्सटेंस है, पोलर कोवलेंट है, ये उसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स की सूरत में रहता है, क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की सूरत में रहता होगा। सिंपल मॉलिक्यूलर अगर सब्सटेंस है तो इसका मेजॉरिटी ये मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है। किस तरह एग्जिस्ट करता है जी? इन द लिक्विड स्टेट है, एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट है, जो भी है, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वाटर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो कैसे रहते हैं सर? मॉलिक्यूल्स की शक्ल में रहेंगे। वाटर के अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो बच्चों बताएं मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कैसे रहता है? सर ये मॉलिक्यूल्स की सूरत में रहता है, ठीक है। लेकिन अब अगर वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हुआ हो तो फिर तो वो जैसे HCl, व्हाट इज HCl? क्या वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस नहीं है? सर है तो वो भी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। क्या वो सिंपल मॉलिक्यूलर नहीं है? सर है तो वो भी सिंपल मॉलिक्यूलर है, वो भी कोवलेंट है, वो भी पोलर है। तो उसको जब आप पानी में डालते हैं तो क्या होता है? सर वो तो आयनाइज हो जाता है। उससे पहले जब पानी में नहीं डाला तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की सूरत में रहता है। HCl मॉलिक्यूल। पानी में डिसॉल्व कर दो तो क्या होता है? H1 प्लस परे और Cl1 नेगेटिव परे। तो यहां पर क्या होगा? अब अगर आप कहते हैं सर जी अगर तो होता वाटर के मॉलिक्यूल्स इन द गैसियस स्टेट, क्या होता भाई? अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते और मॉलिक्यूल्स ही होते। क्या होते? जैसे HCl की मैंने आपको मिसाल दी कि वो नॉर्मली किस स्टेट में होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड इज इन द गैसियस स्टेट। तो इन द गैसियस स्टेट हाइड्रोजन क्लोराइड के क्या एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? अगर मैं कहूं वाटर भी स्टीम में है, ये वाटर वेपर्स में है, ये वाटर की भी गैसियस स्टेट होती, जो अक्सर होती है, मतलब या तो वेपर्स में गैसियस स्टेट में होता है या क्या बोलते हैं स्टीम के अंदर, तब भी गैसियस स्टेट में होता है, ठीक है। तो उस वक्त वाटर के सिर्फ क्या होते हैं? उस वक्त वाटर के सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं जनाब साहब? लेकिन नॉर्मली वाटर रूम टेम्परेचर पे किसमें होता है? तो लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो वाटर जब लिक्विड स्टेट में होता है तो लिक्विड स्टेट के वाटर के अंदर, हाँ ये मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी मतलब 99.99999% मेजॉरिटी क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स की सूरत में ही होता है। बट अ वेरी फ्यू माइनॉरिटी दैट कैन बी 0.0000001% मॉलिक्यूल्स, वो क्या करते हैं? वो आयनाइज्ड भी होते हैं, ठीक है जी। अब जब वो आयनाइज होते हैं, अब जब मैं कह रहा हूं बहुत कम आयनाइज होते हैं, तो जब बहुत कम होते होंगे तो जब उसका मैं रिएक्शन लिखूंगा तो क्या होगा? सर जी फिर मैं वो रिवर्सिबल लिखूंगा कि रिवर्सिबल लिखूंगा? रिवर्सिबल लिखूंगा। तो एक काम करते हैं जनाब साहब, इस डिसोसिएशन की साइड पे जाके लिखते हैं कि वैसे तो मतलब है डिसोसिएशन क्या? स्प्लिटिंग अप ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू इट्स आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। और मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के साथ मैं क्या कहूंगा कि वाटर ज्यादातर क्या होता है? वाटर ज्यादातर मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है। बहुत कम वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वो स्प्लिट होते हैं इनटू इट्स आयंस एट व्हाट? एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आई वुड लाइक कि मैं यहां डिसोसिएशन वाली साइड पे जाके क्या लिखूंगी? वेरी व्हाट? वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स of water, very few molecules of water ionize, या ब्रैकेट में क्या लिखूं? split into ions. Very few molecules of water ionize, split into ions when what? When dissolved in water. When dissolved को भी ब्रैकेट में लिख दें, क्या लिखें? When in water, when dissolved in liquid water, when in liquid water, ये लिखिए। लिक्विड वाटर में तब जुमला कैसे डेवलप हो रहा है सुने? वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज व्हेन इन लिक्विड वाटर, या वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन लिक्विड वाटर। या बल्कि एक काम करें, व्हेन को भी ब्रैकेट में कर दें। वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज इन द लिक्विड वाटर। इसमें किस मतलब? अगर मैं मेरा जुमला क्या बनना चाहता था? वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज
इन व्हाट, इन द लिक्विड वाटर। तो व्हेन डिसॉल्व वाली बात ही बीच में से क्या कर लें, उड़ा दें आप बेशक, ठीक है। किसी को मसला इस बात से? अच्छा, जब वो वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करके वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स आयोनाइज करेंगे तो क्या करूं, वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आयोनाइज या स्प्लिट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एट व्हाट, एट आरटीपी भी लिख दीजिएगा। अच्छा, अब अगली बात ये लिखिए, दिस कैन बी शोन बाय व्हाट, this can be shown by a reversible reaction as follows. This can be shown by what? By a reversible reaction as follows. बताएं जनाब साहब, इसके लिए क्या रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिखना है? जरा गौर से मेरी बात सुनिए जी। आई थिंक द रिएक्शन आई विल राइट फॉर दिस इज H2O। आपके पास यहां नीचे नजर नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख दूंगा, H2O लिक्विड को जब आपने किस में डाला, H2O लिक्विड में डाला, तो क्या हुआ, H1 पॉजिटिव आयोनाइज हो गया और OH1 नेगेटिव भी आयोनाइज हो गया। और ये काम सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के साथ होगा। और ये बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स के लिए फिलहाल तो मैंने रिवर्सिबल का निशान दिया है, और थोड़ी देर बाद मैं इसका जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी कम है कितनी नहीं है, ठीक है। और इस रिएक्शन का अगर आप नाम लिखते हैं, आई बिलीव इसको कहना चाहिए सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्या? वैसे तो आयनाइजेशन होती है ना कि HCl को पानी में डालो तो आयनाइजेशन होगी, NaCl को पानी में डालो तो आयनाइजेशन होगी, किसी को किसी और में डालो तो आयनाइजेशन होगी। ये क्या हो रहा है, ये पानी को पानी में डालो तो क्या हो रहा है, मतलब पानी के अंदर ही क्या हो रही है, पानी में भी आपने पानी डाला नहीं है, पानी में पहले से क्या है, पानी में पहले से पानी है, पानी में पहले से पानी है, तो वो पानी क्या कर रहा है, उसमें से कुछ पानी जो है वो आयनाइज हो रहा है। आई बिलीव उसको कहना क्या चाहिए, इसको कहना चाहिए सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो एक काम करें, इस सेकंड कॉलम को क्या लिखकर खत्म करें, इसको लिखकर खत्म करें, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। कॉल इट व्हाट, कॉल इट सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अच्छा, ये सेकंड कॉलम को मैंने यहां तक पहुंचा दिया। अब अगर इसी सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का, चूंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या सीन होता है सर जी, हर रिवर्सिबल रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ठीक है, फॉर एवरी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और मैं इस वक्त किस कांस्टेंट की बात करूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, और मुझे बात बताएं इस वक्त किस रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर वाले रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है। तो अगर मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूं, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर क्या जी, फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो जरा प्लीज बताइए क्या होगा, वो रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, रिएक्शन लिखा हुआ है आपके सामने, प्लीज टेल मी उसका KC आप क्या लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, KC वुड बी इक्वल टू क्या, KC विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H प्लस इंटू क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या OH माइनस ओवर क्या, ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्यों, तो लिक्विड में। मैं तो KC के एक्सप्रेशन में सिर्फ किसको इन्वॉल्व करता हूं, मैं तो एक्वियस वालों को इन्वॉल्व करता हूं। आई थिंक ये जो मैंने इक्विलिब्रियम मेंशन किया, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है या ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, मैं तो उसको हेट्रोजीनियस कहूंगा, कि जो आयोनाइज हो गया उसको मैं एक्वियस कह रहा हूं। तो क्या हो गया, जो आयोनाइज नहीं हुए उनको मैं एक्वियस मैं उनको लिक्विड ही कह रहा हूं भाई। मैंने रिएक्शन किस पैटर्न पे लिखा है, याद रखिए, मैंने रिएक्शन इस पैटर्न पे लिखा है कि उधर वाले वाटर मॉलिक्यूल जो आयोनाइज हो गए उन्हें आप कह दें सर वो डिसॉल्व हो गए, वो आयोनाइज हो गए, वो डिसोसिएट हो गए, वो एक्वियस हो गए, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए तो एक्वियस होता है ना। इधर वाले सर वो पानी है यार, उसको क्यों है, वो तो उसकी नेचुरल ओरिजिनल स्टेट ही लिक्विड है, इसको मैं इस वाले पानी को क्यों एक्वियस कहूंगा, तो लिक्विड है। तो आई बिलीव मैं यहाँ पे इस रिएक्शन को कैसे लिखवाना चाहता हूँ, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के तौर पर।
हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसका मकसद क्या है कि दोनों चीजें क्या नहीं होंगी, दोनों साइडों की स्टेट सेम नहीं है, दोनों की स्टेट एक्वियस नहीं है, तो दोनों केसी में नहीं आएंगे। तो मैं तो ओवर कुछ कर ही नहीं रहा भाई, मेरा तो ओवर कुछ नहीं हो रहा। यह होगा, आप देख सकते हैं वाटर की स्टेट मैंने लिक्विड लिखी हुई है, तो जब मैंने वाटर की स्टेट लिक्विड लिखी हुई है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी चीज एक्वियस में नहीं होगी वो मेरे इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, अब क्या करेंगे, इस केस ही को क्या बोलूं, इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कोई एसिड या बेस का रिएक्ट करे ताकि H+ या OH नेगेटिव आयन निकले, या नॉर्मल वैसे ही हो जाए? मैं नॉर्मली करा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पानी के अंदर ही कुछ ना कुछ पानी क्या हो गया, पानी के अंदर ही कुछ ना कुछ पानी, मतलब पानी अगर वेपर होता तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर होता, स्टीम होती बिल्कुल मॉलिक्यूल्स होते, लेकिन जब पानी लिक्विड होता है तो लिक्विड स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयनाइज्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत 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 कम होते हैं। अभी देख लें उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, लेकिन जितने भी कम होते हैं होते तो है ना जी, अगर करोड़ में से अरब में से एक भी होता है तो होता है भाई, तो एक भी क्या होगा, उसको भी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि जो एक मॉलिक्यूल आयनाइज हो रहा है, तो अगर वो आयनाइज हो रहा है तो करें जी, आयनाइज करें उसको, ठीक है, बस अब उसका नाम क्या रख दें फिर अब। हाँ, इसके अंदर क्या सीन चल रहा है सर जी, ये कोई H+ और OH नेगेटिव के आयंस चल रहे हैं, और ये किस चीज का डिसोसिएशन का कांस्टेंट था, पानी का, तो उसको Ka बोलूं नहीं, Kb बोलूं नहीं, क्या बोलना चाहिए सर जी, इसका नाम तो Kw होना चाहिए, इसका नाम क्या रख दें जी, इसका नाम रख दें Kw। अच्छा, अब जब Ka था तो आपने डिफाइन क्या किया था, रेशो ऑफ व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ द डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द एसिड टू द कंसंट्रेशन ऑफ अन, ये रेशो है, यहाँ कुछ चीजें ऊपर नीचे हैं नहीं, ये तो प्रोडक्ट, किस चीज का प्रोडक्ट, ये तो H+ के आयंस और OH नेगेटिव के आयंस का प्रोडक्ट है, और ये दोनों आयंस किसके हैं, वाटर के हैं। पता है इसका एक और नाम भी है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको सिर्फ वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ, पहले उसको डिफाइन कर लें, लेकिन जी इस इधर ही इसी कॉलम में जब बराबर हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, यहां क्या लिखे जी, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, water dissociation constant is defined as क्या, water dissociation constant is defined as the product of, defined as the product of the concentration of, defined as the product of the concentration of the ions of the water। अब कितनी दफा द लिखना है ये आपकी मर्जी है, मैं तो सोचते सोचते द कर रहा हूं जी। जनाब साहब क्या डिफाइन किया आपने, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ वाटर। इसमें किसी को परेशानी है, एक काम करिए कॉमा लगा के लिखिए, और इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज, अब ऊपर में से किस किस वर्ड को उठाएंगे, अंडरलाइन द वर्ड प्रोडक्ट, ऊपर प्रोडक्ट वाला लफ्ज उठाएं, अंडरलाइन करने का प्रोडक्ट को और आयंस को और वाटर को, और कहें जी और इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज, और इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज क्या, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इन सिंपल वर्ड्स इट इज नोन एज क्या जनाब साहब, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहां तक किसी को परेशानी है भाई, एनीवन? आई बिलीव इधर जाकर आप क्या कर लीजिए, और एक आखिरी वैल्यू, एक क्या कर लीजिए, इट्स वैल्यू इज, उसी कॉलम में लिखिए इट्स वैल्यू इज कितनी, वो जो आपने Ka लिखा था ना 1 × 10⁻⁻14, उसी को आपने Kb भी बोला था 1 × 10⁻⁻14, वही क्या है, वही असल में Kw है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 × 10 पावर, लेकिन इस वैल्यू इज 1.0 × 10⁻⁻14। अब यूनिट्स कुछ और होंगी, अब यूनिट्स क्या होंगी, मोल स्क्वायर होगा, dm की पावर -6 होगी, क्यों, वो दो कॉन्सेंट्रेशंस आपस में क्या हो रही हैं, वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इट्स यूनिट इज क्या
1 मतलब इस वैल्यू इज 1.0 into 10 power -14 एंड द यूनिट्स आर क्या बोलते हैं मोल स्क्वायर और डीएम की पावर -6। यहाँ तक किसी को मसला है जी? अब इसका हम करेंगे क्या, देखते हैं जनाब साहब इसका हमने क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ से आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।